लास्ट क्लास में हम लोग कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन पढ़े थे। कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन देखिए 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F। 54 सेक्शन में और भी है, लेकिन वो हम लोग को फाइनल लेवल पे पढ़ना है। उधर एग्जेम्पशन था 1037 एंड 1043। ये दोनों कहीं इन्वेस्ट करने पे नहीं, खुद ब खुद मिल जाता था। यहाँ पे हम लोग दो पढ़े हैं, इन दोनों में हम लोग पाए हैं कि इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है। हम लोग इसमें ये और ये पढ़ लिए हैं। हम कहे थे कि अगर ये ठीक से पढ़ लिए तो आगे कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। ये तो जब 54 भी हम लोग पढ़े होंगे उस समय ही एविडेंट हो गया होगा। ये आधा से ज़्यादा नियम तो वही था जो 54 सेक्शन में था। क्वेश्चन भी बनाए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग फिर घर में जाके बनाए होंगे। थोड़ा रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़े हम लोग? 54 में क्या पढ़े? इंडिविजुअल एचयूएफ के पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। इस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र का कोई मोड भी हो सकता है, एनी मोड। डिस्ट्रॉय हो गया भाई, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, वहाँ पर उस क्लेम से मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो अपने आप को बचाना चाहता है, इन्वेस्ट कर दो। तो ट्रांसफ़र का कोई भी मोड हो सकता है। इंडिविजुअल एचयूएफ के पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने पर इसको गेन हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये इंडिविजुअल या एचयूएफ इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अपने आप को बचा सकता है सेक्शन 54 के एग्जेम्पशन को अप्लाई करके। क्या करना होगा? ये है ट्रांसफ़र डेट, यहाँ से 1 साल और यहाँ से 2 साल। इसमें या तो परचेज कर ले रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड और ट्रांसफ़र डेट से 3 साल कंस्ट्रक्ट कर ले रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या है? इंडिविजुअल एचयूएफ के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, उसको उसने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने पे उसको हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो अपने आप को बचाना चाहता है। बचाओ भाई, क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले या 2 साल के अंदर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो एंड और ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कोई कंस्ट्रक्ट कर लो। बोला कि कितना मकान कंस्ट्रक्ट कर सकता है? बोला ये निर्भर करता है कि इफ़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ ग्रेटर देन 2 करोड़ तो 1 मकान, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस देन और इक्वल्स टू 2 करोड़ है तो 2 मकान। ठीक है भाई। इंडिविजुअल एचयूएफ के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, अपने आप को बचाना चाहता है, बचा लो। ट्रांसफ़र डेट से 1 साल, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर कोई परचेज़ कर लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या एंड ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। बोला कितना मकान खरीद सकता है, कितना मकान कंस्ट्रक्ट कर सकता है? बोला कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ पार कर रहा है तो सिर्फ 1, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस देन और इक्वल्स टू 2 करोड़ है तो बोला 2 मकान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहा कि भाई आप हमको पैसा यूटिलाइज़ करने के लिए टाइम तो दे दिए 2 साल और 3 साल, लेकिन रिटर्न तो हम अगले ही साल आपको जमा करेंगे। तो बोला क्या? बोला कि अगर आप रिटर्न जमा करने तक परचेज या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं तो बिफोर ड्यू डेट कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के तहत अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए।
बिफोर ड्यू डेट कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। इसमें डिपॉजिट किया गया अमाउंट और परचेज और कंस्ट्रक्ट करने में किया गया खर्च को हम जोड़ देंगे और ये टोटल हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाएगा। मान लीजिए 2 लाख का हम एक मकान खरीदे हैं और 2 लाख रुपया यहाँ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में भी जमा कर दिए हैं, तो मेरा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा? 4 लाख। बोलो ठीक। प्रीरिक्विजिट क्या है, किस चीज़ की अनिवार्यता है सेक्शन 54 के एग्जाम्पशन को पाने के लिए? एसएससी आप कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ? ट्रांसफ़र होने वाला एसेट क्या होना चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र करने का मोड कोई स्पेसिफाइड मोड है कि किसी भी तरह जाए? बोले किसी भी तरह जाए, बस ट्रांसफ़र होना चाहिए। और वहाँ पर हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अपने आप को बचाने के लिए आपको फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो खरीद नहीं तो कंस्ट्रक्शन। किस चीज़ में? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। कितना टाइम दिया है? खरीदने के लिए टाइम 1 साल और 2 साल, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल। कहता है कि हमको 2 साल 3 साल टाइम दे दिए, रिटर्न तो अगले साल ही जमा कर लोगे, तो कैसे हम हिसाब करेंगे? बोला कुछ नहीं, जाके जमा कर दो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में। इसमें जमा किया गया पैसा माना जाएगा कि तुमने यूटिलाइज किया है अभी। अब आते हैं कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होगा। बोला बड़ा इजी है, अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में जो कम है, दोनों में जो कम है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोला ठीक, दोनों में जो कम है उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब एडिशनल पॉइंट, बोला जो नया मकान परचेज या कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो नया मकान परचेज या कंस्ट्रक्ट किए हैं, मान लीजिए यहाँ पर परचेज किए थे, बोला यहाँ से 3 साल के अंदर तक इसको मत बेचो। बोला बेचेंगे तो क्या जेल हो जाएगा? बोला नहीं, जेल नहीं होगा, बेहतर होता नहीं बेचते। अगर 3 साल के अंदर बेचते हो तो इस मकान के बेचने पर तुमको कैपिटल गेन होगा। भाई एक मकान है उसको बेच रहे हो, कैपिटल गेन होगा ना। उस कैपिटल गेन को निकालने समय उसके बेचे गए मूल्य, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से इस मकान का खरीद दाम घटाओगे? बोला हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाएंगे। बोला अगर शॉर्ट टर्म है तो सीधे घटाएंगे, 3 साल का टाइम है, 2 साल के अंदर ही बेच दिया तो शॉर्ट टर्म होगा ना। शॉर्ट टर्म है तो सीधे घटाएंगे और लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करके घटाएंगे। कहता है कि अगर आपने नए इन्वेस्टमेंट यानी नए मकान जिसको खरीदा था या कंस्ट्रक्ट किया था, उसको खरीदने या कंस्ट्रक्ट करने के डेट से 3 साल के अंदर आप बेचते हैं, तो उस मकान का, किस मकान का? पहले वाला। बोला पहले वाला तो पहले ही गायब हो गया, बेचे थे तब ना गए। बोला इस मकान का जिसका इस्तेमाल आपने 54 के एग्जेम्पशन को पाने के लिए किया है, उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो एग्जेम्पशन आपने पाया है वो घटा लेंगे। ठीक है। दूसरा एडिशनल पॉइंट, बोला आपको तो हम टाइम दिए हैं 2 साल और 3 साल। अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में आपने पैसा रखा है और ट्रांसफर डेट से 3 साल तक इस्तेमाल कर लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं इस्तेमाल कर पाए तो क्या होगा? बोला जिस दिन ट्रांसफर डेट से 3 साल पूरेगा, वो किसी साल में होगा, किसी प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन हो जाएगा। कितना? बोला जितना अनयूटिलाइज्ड है। बोला वो जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? बोला लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि एग्जेम्पशन क्या मिला था? लॉन्ग टर्म। तो एडिशनल पॉइंट में 2 आ गया, बेच नहीं सकते और ट्रांसफर डेट से 3 साल के अंदर अगर तुमने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में रखे गए पैसा का इस्तेमाल नहीं किया, तो जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल तुम्हारा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स हो जाएगा, बेचने के चलते। बोला नहीं, 45 का यही एक्सेप्शन है। 45 क्या कहता है? ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन होगा। यहाँ पर क्या हुआ? क्या बेचे तब कैपिटल गेन हुआ? बोले नहीं, आपने पैसा नहीं इस्तेमाल किया, पैसा नहीं इस्तेमाल किया तो आपको कैपिटल गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जेम्पशन आपको 54 सेक्शन के तहत मिला था वो आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? विड्रॉ कर लिया जाएगा। क्लियर है? आइए जरा, जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसको रिकैप किए, फिर से उसको एक बार रीडिंग लगाते हैं। पर्पस क्या है? 54 अगर दिमाग में है तो 54 भी आसान, 54D आसान, 54EC और 54F। अगर GA GB भी पढ़ना होता ना तो वो भी आसान हो जाता है। इसलिए 54 को ठीक से ग्रास्प कीजिए। कौन से एसएससी पे? इंडिविजुअल एसएससी, HUF पे। एसेट क्या ट्रांसफर हो रहा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या एसेट ट्रांसफर होने का कोई मोड है स्पेसिफाइड है? बोला किसी भी मोड में। कैपिटल गेन कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
बचने के लिए क्या करना होगा, इंतजार कि इन्वेस्ट? बोला इन्वेस्ट क्या चीज़ में? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की खरीद या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन। टाइम कितना? 1 साल इधर 2 साल इधर, ट्रांसफर डेट से 3 साल इधर। बोला कि अगर हम ड्यू डेट तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, बोला कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दो। इसमें जमा किया गया पैसा माना जाएगा कि तुमने सही यूटिलाइज किया है। कितना दिन का तुमको टाइम दिया है? 3 साल तक, ठीक है। चलो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। अब एडिशनल पॉइंट, नए मकान को 3 साल के अंदर मत बेचो। बेचोगे तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था नए मकान का, उसमें से जो एग्जेम्पशन पाए हो घटा देंगे। और दूसरा, जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा किए हो उसको 3 साल तक नहीं इस्तेमाल किए, कुछ पैसा निकाल के इस्तेमाल कर पाए, तो जितना बचा रहेगा वो तुम्हारा कैपिटल गेन हो जाएगा उस साल जिस साल 3 साल पूरेगा। ये 3 साल कहाँ से देखेंगे? डिपॉजिट करने वाले दिन से कि ट्रांसफर वाले डेट से? बोले सर ट्रांसफर के डेट से 3 साल देखें। क्लियर है? तो हम लोग जो पढ़े उसको आइए रिकैप करते हैं वाई रीडिंग, ठीक है ना, पढ़ के। देखिए क्या है, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 54, एग्जेम्पशन अवेलेबल टू इंडिविजुअल HUF, टाइप ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड वेयर द LTCG इज ग्रेटर देन 2 करोड़, 1 रेसिडेंशियल हाउस। अब पॉइंट नंबर बी में देखिए, वेयर द LTCG इज लोअर देन और इक्वल टू 2 करोड़, द SSE मे एट इज ऑप्शन परचेज 2 करोड़ से ऊपर है तो 1 मकान, 2 करोड़ से या 2 करोड़ से नीचे है तो 2 मकान। ये 1 और 2 क्या है? संख्या है मकानों की। टाइम पीरियड उतना ही है, 2 साल 1 साल 3 साल, ठीक है। आइए, 1 रेसिडेंशियल हाउस, पॉइंट नंबर ए, 1 रेसिडेंशियल हाउस मस्ट बी परचेज्ड 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर or in the construction of 1 residential house property within 3 years after the date of transfer. Where the LTCG is less than or equals to 2 crore, the SSE may at it his option, it को काट दो, the SSE may at his option purchase 2 residential house 1 year before or 2 year after the date of transfer और इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे ऐड कराए थे, जब हमारे पास एक ही मकान खरीदने या बनाने का ऑप्शन है तो हम एक मकान खरीद के उसके ऊपर कुछ और बना सकते हैं, एक मकान खरीद के उसके ऊपर और बढ़ाते जा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास 2 मकान खरीदने या बनाने का ऑप्शन है तो हम क्या कर सकते हैं? एक मकान खरीदे, एक मकान कंस्ट्रक्ट किए, 2 मकान खरीद लिए उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किए, या 2 मकान कंस्ट्रक्ट किया उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते गए, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउसेज विच एवर इज लेस। जो अमाउंट इन्वेस्ट किया और कैपिटल गेन दोनों में जो कम है वो माफ हो जाएगा। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इनटू इन कैपिटल गेन अकाउंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट के रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट के पहले। आगे चलिए, एडिशनल पॉइंट, द परचेज्ड कंस्ट्रक्टेड हाउस शैल नॉट बी सोल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years ऑफ इट्स परचेज और कंस्ट्रक्शन। इफ सोल्ड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू एसेट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द एग्जेम्पशन अर्लियर अवेल्ड। 3 साल के अंदर नहीं बेच सकते हो, अगर बेचोगे तो जो एग्जेम्पशन मिला था वो तुम्हारे इस नए मकान के खरीद दाम के वैल्यू को क्या करेगा? घटा देगा। Point number 2, deposit not utilized, the entire amount shall be charged to LTCG in the year in which 3 years from the date of transfer of the original asset expire। पैसा जमा किए थे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, यूटिलाइज कर लिए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, वेल एंड गुड। नहीं कर पाए तो बोला क्या? जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल कैपिटल गेन हो जाएगा। इस कारण से नहीं कि तुमने कुछ एसेट को ट्रांसफ़र किया है, इस कारण से कि जो एग्जेम्पशन तुमको मिला था 54 में वो तुमसे क्या कर लिया जाएगा? विदड्रॉ। क्लियर है? सेक्शन 54 खत्म। अब आते हैं 54B में। क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग, कल हम लोग बनाए थे।
54B पहले रिकैप कर लिया जाए। 54 के जैसा ही है 54B, लेकिन एग्जैक्टली सेम होता तो फिर अलग पढ़ते क्यों? क्या है भाई, एक इंडिविजुअल या HUF है, इसके पास है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जिसको कि कम से कम 2 साल से एग्रीकल्चर में क्या कर रहा था, इस्तेमाल। इस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र का मोड कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र कंपलसरी एक्विजिशन है बाय द गवर्नमेंट, तो हम 54B का एग्जेम्पशन पाने के लिए तो इन्वेस्ट करना पड़ता ना। लेकिन 1037 के एग्जेम्पशन को पाने के लिए तो इन्वेस्ट करने की कोई बात ही नहीं था। उसमें तो था कि भैया एक पर्टिकुलर डेट 1/10/2004 या उसके बाद पैसा मिला तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आइए 54B में क्या है, इंडिविजुअल HUF के पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था, इसको ट्रांसफ़र किया, बोला यहाँ पर गेन हो गया। बोला कौन कौन सा गेन एग्जेम्प्ट है बताइए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों। क्या था, पहला छोड़ के जो 2 है उसमें शॉर्ट टर्म मिलेगा, 54B D EC F, यही ना था। पहला छोड़ के 2 शॉर्ट टर्म भी मिलेगा और पांचों में क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म। तो 54B कौन वाले ग्रुप में है, पहला छोड़ के 2। इंडिविजुअल HUF अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ध्यान रखिए कि इस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल कम से कम 2 साल से कैची में हो रहा था, एग्रीकल्चर में। ठीक है, बोला अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 2 साल इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, ट्रांसफ़र किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये अपने आप को बचा सकता है इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, क्या करके? बोला ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर ये फिर से एग्रीकल्चर लैंड खरीद ले, जो कि अर्बन या रूरल कोई भी हो सकता है। ट्रांसफ़र डेट से कितना दिन के अंदर, 2 साल के अंदर फिर से कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद ले, अर्बन या रूरल। बोला टाइम दे दिए 2 साल, कैपिटल गेन डिपॉजिट की में जमा करने दोगे? बोला एकदम देंगे। बोला कब तक? बोला ऑन और बिफोर कैपिटल गेन डिपॉजिट की में जमा कर दो। जो पैसा तुम यहाँ जमा किए हो माना जाएगा कि तुमने एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया है। चलो अब क्या? बोला क्वांटम कितना एग्जेम्प्ट होगा? बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन है मान लीजिए 5 रुपया, हमने इन्वेस्ट किया है 3 रुपया, तो 3 रुपया 5 रुपये में छोटा कौन है? 3 रुपया, 3 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन है 10 रुपया, हमने इन्वेस्ट कर दिया है 15 रुपया, तो क्या 15 रुपया माफ़ कर दोगे? बोला नहीं, 10 रुपया ही माफ़ करेंगे। एडिशनल पॉइंट, बोला अरे यार वही जो पीछे पड़े थे, क्या नया जो ज़मीन खरीदे हो उसको 3 साल के अंदर मत बेचो। बेचोगे तो क्या होगा? बोला क्या होगा? नए ज़मीन के खरीद दाम में से जितना एग्जेम्पशन उठाया उतना को माइनस कर देंगे। और ट्रांसफ़र डेट से 2 साल का टाइम दिए थे, अगर 2 साल तक में नहीं यूटिलाइज़ किए तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा किस साल? ट्रांसफ़र वाले साल की, जिस साल 2 साल पूरेगा। बोला जिस साल 2 साल पूरेगा, और वो गेन इस बार शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि एग्जेम्पशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों था। बोले देखो 54B और 54 एडिशनल पॉइंट सेम। बोला सेम कहाँ सर, यहाँ तो 3 साल के बाद टैक्स लग रहा है। तो भाई यहाँ पर हमको 3 साल टाइम भी तो दिए थे, यहाँ पर हमको 2 ही साल के बाद लग जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीदने के लिए हमको तुम टाइम कितना दिए थे? 2 साल। तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो रखा हुआ पैसा है उसको हम कितना दिन में इस्तेमाल कर लेना? 2। यानी एडिशनल पॉइंट का एसेंस सेम है। 3 साल के अंदर बेचे तो CO में से एग्जेम्पशन घटा लेंगे। जो तुमको हम टाइम लिमिट दिए हैं अगर वहाँ तक नहीं इस्तेमाल किए तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में रखा गया पैसा टैक्सेबल हो जाएगा उस साल जिस साल वो टाइम पूरेगा। एसेंस सेम है, सोच सेम है। यहाँ 3 साल और वहाँ 2 साल। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम टाइम जब तक हम इन्वेस्ट कर सकते थे दैट वाज 3 ईयर्स, और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम इज 2 ईयर्स। ठीक है भैया। फिर क्या कॉमन है? बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। बोला यहाँ भी है अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। चलो ठीक है। और क्या सेम है? बोला यहाँ इंडिविजुअल एचयूएफ, वहाँ भी इंडिविजुअल एचयूएफ, यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे ट्रांसफ़र का मोड कोई भी, वहाँ पर भी ट्रांसफ़र का मोड कोई भी, यहाँ पर कैपिटल गेन LTCG, वहाँ पे कैपिटल गेन LTCG और STCG दोनों। आइए ये भी पढ़े थे पिछला क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसको भी रेटिंग लगाते हैं। चलो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। देखिए क्या बोल रहा है। एग्जेम्पशन अवेलेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ, किसको है? इंडिविजुअल या एचयूएफ को। टाइप ऑफ गेन एग्जेम्प्टेड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर at least for 2 years immediately preceding the date of transfer. SSC within 2 years from the date of transfer purchase agriculture land, rural या urban. Amount of exemption, capital gain or cost of new land whichever is less. Amount to be deposited into in capital gain account on or before the due date of filing of return. ठीक है। Additional point, the purchased land shall not be sold within a period of 3 years of its purchase. If sold, then cost of acquisition of the new asset shall be reduced by the exemption earlier availed. ठीक है। The amount deposited shall be utilized within 2 years from the date of transfer. If not, then shall be charged as LTCG, STCG as the case may be. क्लियर है? यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। इसका क्वेश्चन भी बनाए होंगे आप लोग, दिए थे बनाने के लिए। अब चलते हैं आगे, आज का क्लास। $54 डी के बारे में हम लोग सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, क्या? कि यहाँ कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट होगा वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है। क्यों? क्योंकि क्या बोले हैं, पहला छोड़ के 2 यानी B और D शॉर्ट टर्म देगा, और सारा का सारा 54 लॉन्ग टर्म तो देगा ही। यानी 54 D के बारे में जो पहले से हम लोग बात जान रहे हैं वो ये कि यहाँ जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होगा। ठीक है। अब एडिशनल पॉइंट, सबसे पहला चीज़, किस SSC पर एप्लीकेबल है? बोला ऑल SSC। ठीक है। किस पर एप्लीकेबल है? ऑल। $54 का एग्जेम्पशन सारे लोग उठा सकते हैं, सारे लोग। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों। ठीक है भैया। SSC सारे लोग, गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। अब आता है कि भैया एसेट जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या? ध्यान से सुनिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। क्या भाई? बोला लैंड और बिल्डिंग जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है। इसका मतलब क्या है? टाटा कंपनी का एक फैक्ट्री है और टाटा कंपनी का एक ऑफिस है, दोनों जगह लैंड और बिल्डिंग है, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन है? जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ ऑफिस है वो नहीं। तो ऑल SSC, कोई भी SSC का ज़मीन है और मकान है जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है। ठीक है ना। यानी जहाँ पर उसका फैक्ट्री है, जहाँ पर उसका इंडस्ट्री है, वहाँ पर वो लैंड और बिल्डिंग। कहता है कि किसी भी SSC का लैंड और बिल्डिंग
जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट था, इसका कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। अब ध्यान दो, इसके पहले के 54B में ट्रांसफ़र कैसे भी हो सकता था। 54 में ट्रांसफ़र कैसे भी हो सकता था। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र का मोड एकदम फिक्स्ड है, और वो क्या है? कंपलसरी एक्विजिशन। कहता है कि हमारा एक लैंड और बिल्डिंग है जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का हिस्सा है, इसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ। तो ऑब्वियस सा बात है कि कंपलसरी एक्विजिशन कौन करेगा? जग्गू दादा, लोकल एरिया का दादा, कि गवर्नमेंट? बाय दी गवर्नमेंट। तो 54B में देखो क्या हो रहा है, किस पर एप्लीकेबल है? बोला सारे एसएससी पे। कौन सा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। जाने वाला एसेट कौन सा है? बोला लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। बोला इस लैंड और बिल्डिंग को जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी तरह से बेच भी सकते हैं। बोले ना, सिर्फ एक मोड। कौन सा मोड? कंपलसरी एक्विजिशन बाय दी गवर्नमेंट। बोला ठीक। बोला ये लैंड और बिल्डिंग कम से कम 2 साल से आपके बिजनेस में इस्तेमाल होना चाहिए। बोला अरे ये तो इसी के जैसा लग रहा है 54B, कि जो हम एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कम से कम 2 साल एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हुआ। बोला एकदम आप सही हैं। यहाँ पे भी क्या है? जिस लैंड और बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, जो कि मेरे एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है, उस पर अगर हमको 54D का एग्जेम्पशन उठाना है तो कम से कम वो कितना दिन से बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है? 2। तो लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यहाँ से कम 2 साल क्या चीज़ में इस्तेमाल हो रहा था? बिजनेस में। क्या क्या पढ़ लिया? सारे एसएससी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ट्रांसफर होने वाला एसेट क्या है? लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जिसका इस्तेमाल हम बिजनेस में कर रहे होंगे कम से कम कितना साल से? 2 साल से। ट्रांसफ़र का मोड क्या है? कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन होगा तो किसके द्वारा होगा? गवर्नमेंट के द्वारा होगा। बोला ठीक। 54 का एग्जेम्पशन है तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा। बोला हाँ, ये तो आप दम ठीक पकड़े। 54 सेक्शन का एग्जेम्पशन खुद ब खुद नहीं मिलता, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने से मिलता है। सेक्शन 10 का जो एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन का, वो खुद ब खुद मिलता है, आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। बोला क्या करना होगा? एसेट टू बी परचेस्ड। बोला ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो। परचेज क्या क्या कर सकते हैं? लैंड और बिल्डिंग। कंस्ट्रक्ट क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग। ध्यान दीजिए, जाने वाला एसेट क्या था? लैंड और बिल्डिंग। आने वाला एसेट क्या है? लैंड और बिल्डिंग। जाने वाला एसेट क्या चीज़ में इस्तेमाल हो रहा था? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में। तो जो आने वाला बिल्डिंग है वो क्या आप रहने के लिए लीजिएगा कि उसको भी बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए? बोला बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। जाने वाला बिल्डिंग को कितना साल से हम इस्तेमाल कर रहे थे बिजनेस में? 2 साल से। बोला कि ट्रांसफ़र डेट से सीधे तुमको 3 साल दे दिए टाइम, कि भैया इस 3 साल में या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो। क्या हम लैंड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? नहीं, लैंड को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? परचेज। लेकिन बिल्डिंग को तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ठीक। बोला टाइम तो दे दिए यार 3 साल, क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करने देंगे? बोले एकदम करने देंगे। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इसमें जमा किया गया पैसा माना जाएगा कि तुमने इस्तेमाल किया है। अब बताओ एग्जेम्पशन कितना? बोला वही जो पहले पढ़े थे। क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। देख लीजिए, पहले पढ़ना और पहले वाले को बार बार रिवाइज करने से क्या फ़ायदा है? जो पहले पढ़े थे वही। बोला एडिशनल पॉइंट। बोला वही जो पहले पढ़े थे, 3 साल के अंदर मत बेचो। 3 साल के अंदर बेचोगे तो जिस चीज़ को बेच रहे हो उसका दाम निकालते समय पहले के एग्जीबिशन को उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। और बोला भैया जो कैपिटल गेन डिपॉजिट की में पैसा जमा किए हो उसको समय रहते इस्तेमाल कर लो। 3 साल जिस साल पूरेगा उस साल कैपिटल गेन हो जाएगा। क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? बोला वो तो डिपेंड करेगा कि एग्जेम्प्ट क्या मिला था। अगर शॉर्ट टर्म एग्जेम्प्ट हुआ था तो शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म एग्जेम्प्ट हुआ था तो लॉन्ग टर्म होगा। देख लीजिए,
54D में नया क्या पढ़े, जो 54 और 54B में नहीं पढ़े थे, कि भैया यहाँ पर एसएससी सारे लोग हैं। क्यों? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग तो किसी का भी ना हो सकता है, इंडिविजुअल का हो सकता है, एचयूएफ का हो सकता है, एओपी का हो सकता है, बीओआई का हो सकता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, फर्म का हो सकता है, एलएलपी का हो सकता है, लोकल अथॉरिटी का हो सकता है। इसीलिए एक ऐसे एसएससी के लिए, सारे एसएससी के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट था और उसको 2 साल से हम क्या चीज में इस्तेमाल कर रहे थे, बिजनेस में, उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया बाय द गवर्नमेंट। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में से कोई भी हो गया। बोले ठीक, इससे बचने के लिए आप क्या करिएगा? बोले इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ? बोले या तो परचेज करो या कंस्ट्रक्ट करो। परचेज करने के लिए कितना टाइम दिया? 3 साल। कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना टाइम दिया? 3 साल। परचेज क्या क्या कर सकते हैं? लैंड और बिल्डिंग दोनों। कंस्ट्रक्ट क्या कर सकते हैं? सिर्फ बिल्डिंग। बोला ठीक। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम होगा एप्लीकेबल? बोला एकदम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि टाइम तो हम तुमको 3 साल दे दिए। इसमें जमा किया गया पैसा इन्वेस्टेड माना जाएगा। दोनों को जोड़ करके अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर पे टैक्स लगा देंगे। टैक्स लगा देंगे कि एग्जेम्पशन ले लेंगे। बोले एग्जेम्पशन ले लेंगे। एडिशनल पॉइंट, 3 साल के अंदर मत बेचो, अमाउंट यूटिलाइज कर लो समय रहते। 3 साल के अंदर बेचे तो जो एग्जेम्पशन यहाँ उठाओगे वो नए वाले एसेट के कॉस्ट ऑप्शन में से क्या कर देंगे? माइनस। और अमाउंट यूटिलाइज नहीं किए 3 साल के अंदर, तो जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल कैपिटल गेन हो जाएगा। कौन सा? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जेम्प्ट क्या हुआ था। क्लियर है? आइए जरा इसको पढ़ते हैं। 54 पढ़ लिए ना, 54B, 54D, 54EC, 54F, G, GA, GB सब में एक ही जैसा है, कुछ है ही नहीं नया। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, अंडरलाइन कीजिए, कंपल्सरी एक्विजिशन किसका? लैंड और बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। चलिए, एग्जेम्पशन अवेलेबल टू ऑल एसएससी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग तो किसी का भी हो सकता है। टाइप ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, एसटीसीजी और एलटीसीजी। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन। कम से कम कितना दिन का इस्तेमाल बिजनेस में होना चाहिए? 2। यानी 54D और 54B इस हिसाब से एक जैसा है। वहाँ पर भी जिस ज़मीन का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए कम से कम 2 साल से हो रहा था। यहाँ भी कम से कम 2 साल से हो रहा है। आगे चलिए, एसएससी परचेज एंड और कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग लैंड विद इन 3 years फॉर द बिजनेस। देखिए पर्पस क्या है। वहाँ 54B में भी जो आप नया लैंड खरीद रहे थे वो एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए। यहाँ भी जो लैंड और बिल्डिंग आप खरीद या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। उसको आप अपने निजी इस्तेमाल यानी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकते हैं। आगे चलिए, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड बिल्डिंग विच एवर इज लेस। जो कैपिटल गेन है और कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड बिल्डिंग, यही ना है अमाउंट इन्वेस्टेड। दोनों में जो कम है वो आपको क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इनटू इन कैपिटल गेन अकाउंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सेक्शन 54 में था बिफोर ड्यू डेट, बी और डी दोनों में क्या है? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है ना। एडिशनल पॉइंट, द परचेज कंस्ट्रक्टेड एसेट्स शैल नॉट बी सोल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years ऑफ इट्स परचेज और कंस्ट्रक्शन। इफ सोल्ड then cost of acquisition of the new asset shall be reduced by the exemption earlier availed। अरे कुछ नया लाओ। 54 में भी यही था, 3 साल के अंदर मत बेचो। 54B में भी यही था, 3 साल के अंदर मत बेचो। 54D में भी यही है, 3 साल के अंदर मत बेचो। तीनों केस में क्या था कि बेचे भैया, तो इन तीनों एसेट के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो एग्जेम्पशन हमने पहले उठाया है उसको माइनस कर देंगे। आगे चलिए,
The amount deposited shall be utilized within 3 years from the date of transfer. If not, then shall be charged as LTCG, STCG as the case may be. मान लीजिए हम 5 रुपये जमा किए थे, ठीक है ना, 5 रुपये का एग्जेम्पशन मिल गया। अब हमको इस्तेमाल कितना कर लेना है? 5 रुपया। हम 4 रुपया इस्तेमाल कर लिए 3 साल में कोई परचेज या कंस्ट्रक्ट में, 1 रुपया नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो क्या आप पूरा का पूरा 5 पे टैक्स लगा दोगे? बोला नहीं, अमाउंट अनयूटिलाइज्ड पर, ठीक है ना। अब चलो, हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में 5 रुपये जमा किए थे, लेकिन हमको 4 रुपया का ही एग्जेम्पशन मिला, तो ऐसा कब होगा? 5 रुपया इन्वेस्ट किए, 4 रुपया मिला, मतलब कैपिटल गेन कितना रहा होगा? 4 रुपया, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड 5 और एग्जेम्पशन मिल रहा है 4। तो नियम क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। तो 5 रुपये हम जमा किए थे, लेकिन तुम 4 रुपया अलाउ कर रहे हो, मतलब कैपिटल गेन कितना रहा होगा? 4। ठीक है भैया। डिपॉजिट स्कीम में जमा है कितना? 5। हमको 3 साल के अंदर क्या 5 पूरा इस्तेमाल करना होगा? बोला तुमको कितना इस्तेमाल करना होगा? 4, क्योंकि 5 जमा किए थे, लेकिन इसमें तुमको बेनिफिट कितना का मिला? 4। मान लो हम 2 रुपया ही इस्तेमाल कर पाए, तो क्या 3 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा कि 2 रुपया ही टैक्सेबल होगा? बोले सर 5 जमा किए थे, 4 का ही हमको एग्जेम्पशन मिला, तो हमको विद इन टाइम कितना इस्तेमाल कर लेना है? 4। हम 2 इस्तेमाल किए तो बच गया कितना? 2 पे टैक्स लगा देंगे। बोले ठीक। आइए क्वेश्चन देखिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो है एक डेप्रिसिएबल एसेट है। डेप्रिसिएबल एसेट का कैपिटल गेन कंप्यूट करना हम लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम लोग पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी रोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसको ज़रा सॉल्व किया जाए। ठीक है। ए लिमिटेड हैज़ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट विच वॉज परचेज्ड ऑन 14/10/2006। चलिए भैया 1/4/2001 के आगे है। 14/10/2006 को ए लिमिटेड ने एक प्लॉट खरीदा। कौन सा प्लॉट खरीदा है? इंडस्ट्रियल प्लॉट, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। इट हैज़ सिंस बीन यूज्ड फॉर इट्स इंडस्ट्रियल पर्पस एज एन ओपन स्टॉकयार्ड। इस्तेमाल कर रहा है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। दिस प्लॉट वॉज कंपल्सरली एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 15/11/2012। वाह वाह। 2006 में हम खरीदे थे, 15/11/2012 में एक्वायर हो गया। कैपिटल गेन कब कंप्यूट करेंगे? जिस साल एक्वायर होगा। बोला नहीं सर, कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे उस साल जिस साल एक्विजिशन के ऊपर जो पैसा है उसमें से कोई भी 1 रुपया मिल जाए। लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 2006 वाले साल से लेकर के 2012-13 वाला साल। एंड ए सम ऑफ 11,90,000 वॉज डिटर्मिन्ड एज कॉम्पनसेशन। 11,90,000 कॉम्पनसेशन मिला कि तय हुआ? बोला तय हुआ। विच वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन 4/4/2017। अच्छा, 12 में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, पैसा मिला 4/4/2017। The company not being satisfied with the compensation appealed against the above award and the compensation was enhanced by 1 लाख रुपया और enhanced हुआ on 30/1/2022, but the enhanced compensation was received on 5/4/2022. Meanwhile, the SSE purchased another industrial plot on 15/9/2019 for rupees 4 lakh. On receipt of the enhanced compensation, the company deposited the entire amount under the capital gain account scheme on 30/9/2023. Till the time the deposit was not deposited, the company used the said amount of 1 lakh for its business purpose. Compute the capital gain for the various assessment year arising on this transaction. क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन खाली लंबा है। तो होता क्या है कि आगे का चीज़ पढ़ते समय आप पीछे का चीज़ भूलते चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है टाइमलाइन बना लीजिए, क्या क्या हुआ। चलिए आइए देखा जाए।
ए लिमिटेड ने प्लॉट खरीदा 14/10/2006 को। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 30। ये ना है पहला लाइन, ए लिमिटेड परचेज अ प्लॉट ऑन 14/10/2006 फॉर 5 लाख। ठीक है, आगे चलिए। इट हैज़ सिंस बीन यूज्ड फॉर इट्स इंडस्ट्रियल पर्पस एज एन ओपन स्टॉक यार्ड। दिस प्लॉट वॉज कंपल्सरली एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 15/11/2012। पंद्रह 11/2012 को कंपल्सरली एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट। क्या कैपिटल गेन यहाँ कंप्यूट करेंगे? बोला नहीं सर, कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हम इंतज़ार करेंगे उस साल का जिस साल हमको कॉम्पनसेशन का 1 रुपया भी मिल जाए। क्यों? यहाँ परचेज़ किए, यहाँ कंपल्सरली एक्वायर हुआ और यहाँ पर हमको क्लेम मिला, पैसा मिला। यहाँ परचेज़ किए थे, यहाँ कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, यहाँ क्लेम मिला। कैपिटल गेन कब कंप्यूट करेंगे? बोला यहाँ। लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? यहाँ से यहाँ तक। बोले सर ऐसा और कहाँ कहाँ करते थे? बोला 4 जगह, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, और चौथा वाला बोला कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इंडिविजुअल एचयूएफ किसी डेवलपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मेरा ज़मीन और मकान को तुम तोड़ करके एक नया ज़मीन मकान बनाओ, जिस साल सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस साल कैलकुलेट करते थे। बोला हाँ सर ठीक बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ खरीदे, यहाँ कंपल्सरली एक्वायर हुआ, यहाँ क्लेम मिला। कब क्लेम मिला? देखिए द कॉम्पनसेशन वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन 4/4/2017। आगे के बाद को भी गोली मारो, कहाँ हम इन्वेस्ट किए, क्या किए। ए लिमिटेड के लिए कैपिटल गेन इस साल राइज करेगा जिस साल खरीदा था? बोला नो सर। बोला इस साल राइज करेगा जिस साल कंपलसरी एक्विजिशन था? बोला नो साल। किस साल होगा? जिस साल क्लेम मिलेगा। ठीक है, क्लेम मिला कब? 4 अप्रैल 2017। प्रीवियस ईयर हो गया 17-18, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 18-19। चलिए यहाँ पर अगर हम कंप्यूट करें कैपिटल गेन तो क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 1190, ये ना मिल रहा है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या 2001 के पहले है? नहीं, 2001 के बाद है। तो जो कॉस्ट है वही 5 लाख का इंडेक्सेशन करेंगे। 2006-07 में खरीदे थे लेकर के 2012-13 में ये हुआ। तो 6-7 और 12-13 का हमको CII चाहिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग भी। दो 2006-07 का CII 122 और यहाँ का CII 2000 कितना चाहिए? 12-13 ना, 200। इंडेक्स कॉस्ट सेक्शन क्या हो जाएगा? 122 200 हो गया तो 5 लाख कितना कितना हो जाएगा बताइए? कॉस्ट इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि 200 डिवाइडेड बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज यानी 122। देखिए कितना हुआ?
इतना आएगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ प्लॉट खरीदे, यहाँ कंपल्सरी एक्वायर हुआ, यहाँ पर हमको अमाउंट मिला। ठीक है, अब जरा जो हम लोग पढ़े हैं उस पर चलते हैं, बाकी चीज़ थोड़ा बाद में। कहता है ट्रांसफर डेट से 3 साल के अंदर आपको नया जमीन खरीद लेना है या नया मकान खरीद लेना है या बना लेना है। यहां पर देखो ट्रांसफर डेट क्या है, 15/11/2012। तो एज पर 54D हमको यहां से 3 साल के अंदर यानी 11/2012 से 2013, 2014 और 2015, यही ना 3 साल है। और हमको तो पैसा ही मिल रहा है कब, 3 साल क्या, 12 से 5 साल बाद मिल रहा है। 4 साल बाद तो कंफर्म ही मिल रहा है। बोला तो 54D तो डिसेबल हो गया। बात समझिए, 54D में क्या बोला था, ट्रांसफर डेट से कितना दिन के अंदर आपको नया खरीद लेना है, बोला 3 साल के अंदर। इस क्वेश्चन में देखिए ट्रांसफर कब हो रहा है, 15/11/2012, कंपल्सरी क्वेश्चन ट्रांसफर है ना। तो बोला कि तो भाई ट्रांसफर डेट से 3 साल, तो 2015 तक तो हमको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए था। अब मेरा तो कंप्यूटेशन ही हो रहा है 2017 में। यहीं पर हावी होता है 54H। 54H जो है वो स्पेक्टर के जैसा 54B, D, EC और F सब पर हावी है। 54H कहता है कि अगर 54B, T, EC और F में ट्रांसफर का मोड कंपल्सरी एक्विजिशन है। ट्रांसफर का मोड क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन। तो जो हम आपको टाइम लिमिट दिए हैं 54 में, कितना टाइम लिमिट दिया है, ट्रांसफर डेट से 1 साल पहले, ट्रांसफर डेट से 2 साल आगे, या ट्रांसफर डेट से 3 साल आगे। बोला कि अगर 54 में ट्रांसफर का मोड कंपल्सरी एक्विजिशन है तो ये जो टाइम लिमिट है 1 साल, 2 साल या 3 साल, हम ट्रांसफर डेट से नहीं देखेंगे, उस दिन से देखेंगे जिस दिन हमको कॉम्पनसेशन मिला। चलो यहां 54 में आओ। इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, एनी मोड। अब इसमें कंपल्सरी एक्विजिशन भी तो हो सकता है। बोला हाँ सर। बोला यहां पर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ तो यहीं कैलकुलेट कर दोगे। बोला नहीं सर, कैलकुलेट करने का हम इंतजार करेंगे जब पैसा मिलेगा। मान लो पैसा यहां मिला, कंपल्सरी एक्विजिशन और पैसा मिलने के बीच में मान लो 10 साल का गैप है, यहां तो टाइम ही दिया हो 2 साल और 3 साल। तो बोला देखो बच्चे, जब आपके ट्रांसफर का मोड कंपल्सरी एक्विजिशन है तो हम फिर ट्रांसफर डेट से 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं देखेंगे, जिस दिन पैसा मिलेगा वहां से 1 साल, 2 साल या 3 साल देखेंगे। 54H एक्सटेंशन ऑफ टाइम है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या, रिटर्न फाइल करने का नहीं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या, इन्वेस्ट करने का। 54 में ट्रांसफर डेट से 1 साल, 2 साल और 3 साल का टाइम है नए बिल्डिंग को खरीदने के लिए। 54B में क्या है, ट्रांसफर डेट से कितना, 2 साल। बोला देखो, अगर 54 और 54B में मोड ऑफ ट्रांसफर कंपल्सरी एक्विजिशन है तो फिर ट्रांसफर डेट से 1 साल, 2 साल, 3 साल या 2 साल नहीं देखेंगे, जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन से देखेंगे। ऐसा कौन कहता है, 54H। तो 54H हमारे 54 के 5 सेक्शन के ऊपर हावी है कि देखो भाई तुम बेच रहे हो नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन बेचोगे पैसा कब मिला उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वहां से तुमको इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर ट्रांसफर का मोड कंपल्सरी एक्विजिशन है तो चलो हम तुमको कुछ रियायत देते हैं। हम तुम्हारा आज एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर किए, 15 साल बाद हम तुमको पैसा दिए। तुम्हारा कंप्यूटेशन जिस साल एक्वायर हुआ उस साल होगा कि 15 साल बाद होगा। बोला सर 15 साल बाद होगा। तो तुम्हारा जो इन्वेस्ट करने का जो टाइम लिमिट था
वो अब कंपलसरी एक्विजिशन वाले दिन से नहीं देखेंगे जिस दिन कंपनसेशन मिलेगा। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है ये क्वेश्चन। कंपलसरी एक्विजिशन हुआ 15/11/2012 को, पैसा मिला 4/4/2007 को। ये कौन सा क्वेश्चन है? 54D। 54D में हमको कितना टाइम देता है नया मकान या ज़मीन खरीदने के लिए? बोला इस पॉइंट से 3 साल। 54D में देखो क्या बोलता है, ट्रांसफर डेट से 3 साल के अंदर परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लो। अब 54D में तो कंपलसरी एक्विजिशन ही होएगा ही, तो ये ट्रांसफर डेट से देखेंगे कि जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन से। बोला जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन से। क्यों? क्योंकि 54D के ऊपर कौन हावी हो गया? 54H। 54D के ऊपर कौन हावी हो गया? 54H। जो टाइम लिमिट है फॉर इन्वेस्टमेंट, देखो 54 के सारे सेक्शन में तो आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने का टाइम दिया है, इसमें कितना दिया है? 1 साल पहले, 2 साल आगे, या ट्रांसफर डेट से 3 साल आगे। अगर 54 में ट्रांसफ़र का मोड कंपलसरी एक्विजिशन है तो 54H उसके ऊपर हावी हो जाएगा और कहेगा क्या कि देखो ट्रांसफ़र डेट से 1 साल, 2 साल या 3 साल नहीं देखेंगे, जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन से देखेंगे। ऐसा कौन कहता है? 54H। कौन कहता है? 54H। वापस आइए इस क्वेश्चन में। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था, लैंड बिल्डिंग था, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, एक्वायर हुआ 12-13 में, पैसा मिला 17-18 में। कंपटीशन 12-13 में होगा कि 17-18 में? बोला 17-18 प्रीवियस ईयर यानी असेसमेंट ईयर 18-19। एफबीसी क्या होगा? बोला जितना तय हुआ था 1190। ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कहाँ से कहाँ तक करेंगे? खरीद वाले साल से पैसा मिलने वाले साल तक? बोले नहीं सर, ये दोनों पहले से पढ़े हुए हैं। कंपलसरी एक्विजिशन के केस में कहाँ से कहाँ तक करते हैं? यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? क्लियर। 5 लाख इंटू 200 122। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CI ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। कौन सा साल है? 12-13 बाई CI ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। यूनिटी मेथड क्या है? 122 कितना हो गया? 200, तो 5 लाख कितना होगा? क्लियर है? चलिए इसको हटाते हैं जरा। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोल रहा है। The company not being satisfied with the compensation appealed against the above award and the compensation was enhanced by 1 लाख on 30/1/2022, but the enhanced compensation was received on 5/4/2022। 30/1/2022 को इनहेंस कंपनसेशन का बाद हुआ, पैसा मिला 5/4/2022। ये तो बहुत आगे है। मीनवाइल बीच में दी एसएससी परचेज अनदर इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन 15/9/2019 फॉर रुपीज़ 4 लाख। इसको 2018 करो तो मेक इट 18 15/9/2018। देखो यहाँ जो 19 है ना, इसको मेक इट 15/9/2018। देखिए 4/4/2017 को पैसा मिला तो 17/18 यानी असेसमेंट ईयर 18-19। ठीक है। देखिए ड्यू डेट के पहले खरीद लिया ना 4 लाख का प्लॉट, तो कितना एग्जाम्प्ट मिलेगा? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड, विच इज हायर विच इज लोअर? विच इज लोअर, तो लेस एग्जाम्पशन कितना हो जाएगा?
देखिए समझ में आ रहा है। खरीदे थे हम कितना 14/10/2006 को, 15/11/2012 को क्या हुआ कंपल्सरी एक्वायर। तो क्या 3 साल वहाँ से देखेंगे? बोला नहीं, 54H हावी हो जाएगा। बोला इंतज़ार करो जिस साल पैसा मिलेगा। तो हमको 4/4/2017 से 3 साल के अंदर इन्वेस्ट कर देना था। टाइम तो दे दिए 3 साल, लेकिन हमको ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करना होगा ड्यू डेट तक। ड्यू डेट के पहले हम 4 लाख का खरीद लिए। तो अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच इज हायर विच इज लोअर, विच इज लोअर, इतना एग्जाम्प्ट हो गया। अब क्या कर रहा है बीच में देखो क्वेश्चन में, द कंपनी नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद द कॉम्पनसेशन अपील्ड अगेंस्ट द अबव अवार्ड एंड द कॉम्पनसेशन वॉज इनहेंस्ड बाई 1 लाख ऑन 30/1/2022। 30/1/2022 को बोला कि इनहेंस कॉम्पनसेशन कर दिया गया आपका 1 लाख, मिल गया। बोला नहीं अभी मिला नहीं है। तो कैपिटल गेन कब कंप्यूट करेंगे? जब तय हुआ कि जब मिलेगा। बोला सर कंपलसरी है क्वेश्चन में, तो वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है टैक्स के लिए जिस समय मिलता है। देखिए कब मिल रहा है भाई साहब को। बट द इनहेंस कॉम्पनसेशन वॉज रिसीव्ड ऑन 5/4/2022, लेकिन मिला कितना तारीख को? अब ये 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि पहला कॉम्पनसेशन पे क्या हुआ था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोला इस 1 लाख से भी बचने के मेरे पास उपाय है, वही 3 साल के अंदर खरीद लो या ड्यू डेट तक इसको जमा कर दो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में। देखो ये बंदा ने क्या किया, ऑन रिसिप्ट ऑफ द इनहेंस कॉम्पनसेशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखो कैसे टफ कर दिया। ये वाला को ऊपर रखता तो आसान हो जाता। क्वेश्चन देखो कैसे टाइमलाइन को उल्टा पुल्टा कर रहा है। ये दिया, ये दिया, ये दिया, और उसके बाद वहाँ चला गया, और वहाँ बोलने के बाद कहता है अच्छा बीच में ये भी हुआ कि वो एक प्लॉट खरीद लिए थे। क्वेश्चन समझ रहे हो कैसे टफ कर रहा है? देखो जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो समझ में आएगा इंस्टीट्यूट का लाचारी, कि इंस्टीट्यूट चाह के भी टफ नहीं कर सकता है। तुमको टफ तब तक लगता है जब तक समझ में नहीं आ रहा है। एक बार समझ में आ गया तो देखो कैसे तुमको समझ में बेवकूफ़ बना रहा है। ये डेट दिया, ये डेट दिया, ये डेट दिया, ये डेट इस डेट के पहले दे दिया, जबकि हुआ है ये इवेंट 18 के बाद कि पहले? 18 के बाद कह दिया। यहाँ तक देने के बाद कहता है हम संतुष्ट नहीं थे तो हम इनहेंस कॉम्पनसेशन के लिए गए। इनहेंस कॉम्पनसेशन तय हुआ इतना, मिला इतना तारीख को। ऐसे बीच में हम एक 4 लाख का प्लॉट भी खरीदें। अरे मुँह से गाली निकल रहा था, ठीक है। ये 4 लाख का प्लॉट तुम इस डेट के बाद ना खरीदे थे तो क्वेश्चन में इसके बाद देते। तो होता क्या है कि उन लोग के पास भी लिमिटेशन है, कुछ भारी है नहीं और भारी करना है, छांटना है ना भाई। तो छांटने के लिए भारी किया और वो भी भारी नहीं लग रहा है, ठीक है ना, खाली बस आगे पीछे कर देता है। अगर क्वेश्चन ऐसे लिख करके दे देता है इस तरह से डेट में तो कोई भी सॉल्व कर लेता। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के और क्वेश्चन पढ़ने के बीच में बस यही है, टाइमलाइन जो बना लिया वो सॉल्व कर लेगा कि हो क्या रहा है। होता क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th लाइन तक आए तो ऊपर का बात तो ऐसी गायब हो गया, तो समझ ही में नहीं आ रहा कि करना क्या है। क्या है भाई, टाइमलाइन बना लो। इतना तारीख को खरीदे, इतना तारीख को एक्वायर हुआ, इतना तारीख को क्लेम मिला, यहाँ पर हम खरीद लिए, यहाँ पर इनहेंस कंपनसेशन तय हुआ, यहाँ पर इनहेंस कंपनसेशन मिला। ये वाला पूरा एक तरफ सॉल्व हो गया जिसका इफेक्ट ही आया, और ये वाला अलग सॉल्व होगा इनहेंस कंपनसेशन का कि भैया इनहेंस कंपनसेशन 1 लाख तय हुआ, 1 लाख हमको मिल गया। देखो कब मिला है, 5/4/2022 को 1 लाख मिल गया। अब आगे देखो, ऑन रिसिप्ट ऑफ द इनहेंस कंपनसेशन द कंपनी डिपॉजिटेड द इंटायर अमाउंट अंडर द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 30/9/2023। एक लाख मिला था, 1 लाख कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया, क्या हो जाएगा, इनहेंस कॉम्पनसेशन 1 लाख, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख,
लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D कितना, पूरा का पूरा 1 लाख। ड्यू डेट के पहले क्या किया है इसने, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो और क्या बेवकूफ़ बना रहा है, टिल द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड द कंपनी यूज्ड द सेड अमाउंट ऑफ 1 लाख फॉर इट्स बिजनेस पर्पसेस। बोला कि 1 लाख रुपया मिला यहाँ पर, जमा किया यहाँ पर, और बीच में 1 लाख से हवा कर रहा था अपने आप को, उससे हमको क्या करना है, बिजनेस में इस्तेमाल किया कि पार्टी मनाया कि क्या किया, क्या करना है भैया। इस तारीख को यानी ड्यू डेट के पहले तक इसने जमा कर दिया ना, जमा कर दिया, या तो खरीद लेता या कंस्ट्रक्ट कर लेता या जमा कर दिया, जमा कर दिया तो पूरा का पूरा माफ। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ऊपर से नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर हम ऐसे अपने माइंड में या वर्किंग नोट्स में ऐसा कर ले, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ खरीदे थे, यहाँ कंपलसरी एक्वायर हुआ, यहाँ पैसा मिला, टैक्स लगाओ यहाँ। इस पॉइंट से ही हम देखेंगे 1 साल 2 साल 54 के, 3 साल 54 में, 54B में, मतलब 2 साल 54D में, यहाँ से 3 साल। समय रहते इन्वेस्ट कर दिए, एग्जेम्पशन मिल गया। इनहैंस कंपनसेशन के लिए गए, इनहैंस कंपनसेशन जब मिलेगा टैक्स करेंगे। इनहैंस कंपनसेशन पे लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करेगा इनहैंस कंपनसेशन वाला इस पर। इनहैंस कंपनसेशन वाला पैसा को भी हम यूटिलाइज कर लिए 54D के तहत, तो 54D में क्या हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, यानी 1 भी रुपया इनको टैक्स नहीं लगा, 1 भी रुपया इनको टैक्स नहीं लगा। वापस आइए, $54D का एक बार रिकैप किया जाए। $54D किस पर एप्लीकेबल है, बोले सारे एसएससी पे। कैपिटल गेन कौन सा एग्जाम्प्ट है, बोला लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। बोले 2 ही तो हम लोग को पढ़ना है, 54B एंड 54D, जिसमें कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है। 54D में ट्रांसफर होने वाला एसेट क्या है, बोला लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जिसका कि कम से कम कितना साल से हम बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे थे, 2 साल, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, कंपलसरी एक्विजिशन। बोला कि जो नया एसेट खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है वो है क्या और कितना टाइम है, बोला देखो तुमको 3 साल का टाइम देते हैं, इसमें या तो परचेज़ कर लो लैंड और बिल्डिंग या कंस्ट्रक्ट कर लो बिल्डिंग। बोला सर लैंड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, बोला अगर तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तो मिलने आना हमसे, ठीक है, मिलेंगे हम लोग, बैठेंगे, चाय वाय पिया जाएगा। आप कंस्ट्रक्ट सिर्फ बिल्डिंग ना कर सकते हैं, लैंड कैसे कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, ठीक है। कहता है 3 साल का टाइम दे दिया तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करने दोगे, बोला एकदम देंगे, और जो टाइम लिमिट है जमा कर दीजिए। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच इज हायर के लोअर। एडिशनल पॉइंट क्या था, बोला भाई 3 साल के अंदर मत बेचो, बेच दिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना एग्जेम्पशन पहले मिला था उसको क्या कर लेंगे, माइनस। जो पैसा तुम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा किए हो वो ध्यान रहे कि समय रहते इस्तेमाल कर लेना। समय कितना दिए हो, 3 साल, नहीं इस्तेमाल करोगे तो जिस साल 3 साल पूरे होगा उस साल कैपिटल गेन हो जाएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग कि पहले एग्जेम्प्ट क्या हुआ था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जब हम गए तो देखे ऐसा केस आ गया कि ट्रांसफ़र डेट से अगर हम 3 साल देखें तो हमको तो पैसा ही दे रहा है गवर्नमेंट 4-5 साल बाद। इस प्रॉब्लम को निपटारा करने के लिए आया 54H। 54H क्या बोला, ये देखो बंधु, 54 में, 54B में और 54D में, या बोले तो इसके आगे 54EC में और 54F में, अगर मोड ऑफ ट्रांसफ़र कंपलसरी एक्विजिशन है तो ये जो हम 3 साल या 54B में 2 साल या 54 सेक्शन में 1 साल 2 साल और 3 साल ट्रांसफ़र डेट से नहीं देखेंगे, जिस दिन कॉम्पनसेशन मिल रहा है उस दिन से। यानी ये वाला पीरियड जो 3 साल है वो ट्रांसफ़र डेट से देखा जाएगा कि जब पैसा मिलेगा उस दिन से देखा जाएगा, बोला जब पैसा मिलेगा उस दिन से देखा जाएगा। ये कौन सेक्शन बोलता है, 54, बोला 54H, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। हम जो साल देख रहे हैं 3 साल कि खरीदना है या परचेस करना है या डिपॉजिट स्कीम में जमा करना है, अरे पैसा दोगे तब ना हम इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ तो मेरा तुम मकान लेके चले गए,
प्लॉट लेके चले गए, पैसा है ही नहीं तो हम इन्वेस्ट कहाँ से करें। एक धोखा दिए कि मेरा प्लॉट हथिया लिए और दूसरा कह रहे हो कि नहीं जमा करोगे तो एग्जाम्प्ट नहीं देंगे। बोला 54H इस हार्डशिप को ही मीट करने के लिए आता है कि भैया आपके पास पैसा, आपका तो हम लैंड एक्वायर कर लिए, पैसा देंगे तब कैलकुलेट कीजिएगा। तो जब पैसा देंगे कैलकुलेट कीजिएगा तो इन्वेस्टमेंट भी इसी पॉइंट से देखेंगे। क्लियर है? आइए एक बार 54D रीडिंग करते हैं, फिर 54H में चलेंगे, उसके बाद लौटेंगे 54EC में। Capital gain on compulsory acquisition of land and building of an industrial undertaking. Section 54D. Exemption available to all SSC. Type of capital gain exempted, STCG or LTCG. Conditions to be fulfilled. Land and building shall be used for business purpose for at least 2 years preceding the date of acquisition. SSC purchase and or construct new building land within 3 years for business. Amount of exemption, capital gain or cost of new land or building whichever is less, यानी capital gain or amount invested whichever is less. The amount to be deposited into in capital gain account on or before the due date of filing of return. Additional point, the purchased constructed asset shall not be sold within a period of 3 years of its purchase or construction. If sold, then cost of acquisition of the new asset shall be reduced by the exemption earlier availed. The amount deposited shall be utilized within 3 years from the date of transfer. If not, then shall be charged as LTCG, STCG as the case may be. ठीक है? तो देखिए हम लोग 3 पढ़ लिए, 54, 54B एंड 54D। 54D पढ़ते समय एक नया कॉन्सेप्ट आया 54H का, जो कि एग्जेम्पशन नहीं बताता है। 54H क्या बताता है कि भैया आपका टाइम बढ़ जाएगा, क्या ऊपर जाने का? बोला नहीं, टाइम बढ़ जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या आते हैं वहाँ पे, (54H) extension of time limit for acquiring assets. Section 54H. As per Section 54H, the period of acquiring the new asset or depositing in case of compulsory acquisition by the SSC referred to in Section 54B, D, E, C, F shall be reckoned from the date of receipt of such compensation and not from the date on which the asset was originally transferred. कितना आसान सा चीज़ को कितना भारी करके लिखा जा सकता है, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है टैक्स। सीधे लिखता है कि देखो बच्चे, जो तुमको हम टाइम दिए हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल, 3 साल। बोले सर क्या बोल रहे हैं, आप भी तो टफ कर रहे हैं। 54 में क्या है, ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले या 2 साल आगे, ट्रांसफ़र डेट से 3 साल आगे, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल समझ गए 54। 54B में क्या है, ट्रांसफ़र डेट से 3 साल आगे, 3 साल की 2 साल, 2 साल। और 54D में क्या है, ट्रांसफ़र डेट से 3 साल। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल या 3 साल। बोला ये तो अभी तक हम लोग जितना 3 पढ़े हैं वो। बोला इसका डेट जो है ट्रांसफ़र डेट से नहीं देख करके जिस दिन तुमको कॉम्पनसेशन का पैसा मिलेगा उस दिन से देखेंगे। ऐसा कौन कहता है, 54H। ठीक है, ठीक है। अब अगला 54EC। 54EC में हम लोग पहले से क्या जान रहे हैं, कैपिटल गेन बताइए कौन सा एग्जेम्प्ट होगा। बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्लस 54EC के बारे में थोड़ा समझा जाए। सबसे पहले एप्लीकेबल ऑन, एप्लीकेबल ऑन बोला सारे एसएससी पे,
किस पर एप्लीकेबल है? सारे एसएससी पे। 54 ईसी कहता है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। फिफ्टी फोर ईसी कहता है कि आप कोई भी एसएससी हो सकते हैं, आप ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, बोले सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन तो हमेशा क्या होगा? ये ना हम लोग पढ़े हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक कॉन्सेप्ट अभी बोल रहे हैं जिसका कि समझ में तुम लोग को आएगा जब हम लोग पीजीबीपी पढ़ लेंगे। कह रहे हैं पीजीबीपी में अगर कोई एसेट है, मान लेते हैं बिल्डिंग, ध्यान समझना, एक एसेट है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हम बिजनेस में करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग बिजनेस में इस्तेमाल होता है और बिल्डिंग एक कैसा एसेट है? डेप्रिसिएबल एसेट है। पीजीबीपी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब हम लोग पढ़ेंगे वहां कॉन्सेप्ट कि डेप्रिसिएबल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक। बिल्डिंग एक डिप्रिसिएबल एसेट है, ब्लॉक का पार्ट तब होता है जब हम उसको बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। और ये ब्लॉक क्या है? पीजीबीपी पढ़ेंगे तब। दो चीज बस मान लीजिए, डिप्रिसिएबल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक। बोला ये जब बिकेगा तो इसका नफा या नुकसान शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होगा, भले ये बिल्डिंग 24 महीना से ज़्यादा पीरियड के लिए है। अब जरा ध्यान से दो, ये बिल्डिंग जिसका हम बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ खरीदे और यहाँ बेचे, अब बीच में है 10 साल। एक बिल्डिंग है जिसका हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, उसको यहाँ खरीदे और यहाँ बेचे, कितना पीरियड है भाई? 10 साल। पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से ये बिल्डिंग जब बिक रहा है तो किस एसेट के रूप में बिक रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नफ़ा या नुकसान क्या होना चाहिए था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोला लेकिन एक एडिशनल रूल क्या है? तुम बिल्डिंग हो, हाँ, डिप्रिसिएबल एसेट हो, बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हो, हाँ, तुम जब बिकोगे तो शॉर्ट टर्म ही गेन या लॉस होगा, लॉन्ग टर्म होएगा ही नहीं, भले तुम बिक रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन के ही। बोले सर बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। देखो राम के पास है बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2। राम के पास दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2। दोनों बिल्डिंग यहाँ खरीदाया। ठीक है, इस बिल्डिंग को वो सेल्फ ऑक्युपाई किए हुए और इस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है। राम ने जिस बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्युपाई किए हुए है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का ऑप्शन है उसके पास? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी पढ़े ना, कहीं डेप्रिसिएशन पढ़े? नहीं। ये बिल्डिंग को उसने सेल्फ ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, लेकिन राम ने जिस बिल्डिंग को बिजनेस में इस्तेमाल कर रखा है या कर रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा? बोला यस। ठीक है, दोनों बिल्डिंग को यहां खरीदा, 6 ईयर्स बाद दोनों को यहां सेल ऑफ कर दिया, सोल्ड। या ट्रांसफर लिख दे तो ज़्यादा चलेगा, ट्रांसफर्ड। दोनों बिल्डिंग को, दोनों बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? 6 ईयर्स। दोनों बिल्डिंग जब बिक रहा है किस रूप में बिक रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन बिल्डिंग 1 पर नफ़ा या नुकसान लॉन्ग टर्म होगा
क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है। बिल्डिंग 2 जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, डेप्रिसिएबल है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक भी रहा है, लेकिन गेन या नफ़ा या नुकसान क्या होगा? शॉर्ट टर्म। ऐसा नियम है कि कोई एसेट जिसका आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो, वो जब बिकेगा तो नफ़ा या नुकसान शॉर्ट टर्म ही होगा। नफ़ा या नुकसान क्या होगा? शॉर्ट टर्म ही होगा। तो ये बिल्डिंग जो कि बिक रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में, ये नफ़ा या नुकसान क्या देगा? शॉर्ट टर्म। अब यहां पर आओ, ये एप्लीकेबल है सारे एसएससी पर। क्या बेच रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। वो लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा एसेट के रूप में बिक रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो हम ये कहे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल ही नहीं देगा, जरूरी तो नहीं है। राम के पास 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग 6 ईयर्स पुराना है, तो दोनों बिल्डिंग कैसा बिक रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में। लेकिन दोनों बिल्डिंग बिकेगा तो लॉन्ग टर्म ही गेन या लॉस होगा? बोले नहीं, बिल्डिंग 1 में लॉन्ग टर्म गेन या लॉन्ग टर्म लॉस हो सकता है। बिल्डिंग 2 चूंकि बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है और डेप्रिसिएबल है, तो इस बिल्डिंग 2 पर नफ़ा या नुकसान हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म। बोले अच्छा है सर, आपका क्लास के स्टार्ट में कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट बिकेगा तो लॉन्ग टर्म गेन देगा, शॉर्ट टर्म एसेट बिकेगा तो शॉर्ट टर्म गेन या लॉस देगा, और जब अब एंड पे आ रहे हैं तो कह रहे हैं देखो यार, ये बिल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लेकिन ये नफ़ा या नुकसान क्या देगा? शॉर्ट टर्म। देखो भाई, ये मेरी इच्छा नहीं थी तुमको धोखा देने की, ये टैक्स ने ऐसा हमको बोला है आपको बोलने के लिए। टैक्स बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बिकेगा तो लॉन्ग टर्म गेन होगा। हम बोले अब ठीक। टैक्स ने कहा कि देखो एक बिल्डिंग है जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर बिजनेस में इस्तेमाल किए हुए एसेट को बेचोगे तो वहाँ पे नफ़ा या नुकसान शॉर्ट टर्म ही होगा। बोले अरे इसको तो हम बेच रहे हैं 6 साल बाद, 24 महीना के बाद। बोला वो सब नहीं, जो बोल रहे हैं मान लो। मान लेंगे, मानना ही तो हम लोग का काम है, मानना और जानना। तो वापस आते हैं, राम के पास 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड करेगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। ये बिल्डिंग 6 साल, ये बिल्डिंग 6 साल, दोनों तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लेकिन क्या दोनों के बिकने पर नफ़ा लॉन्ग टर्म ही होगा? बोला नहीं, ये एक नॉर्मल बिल्डिंग है, यानी इस पर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने मिल नहीं रहा है, इस पर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने मिल रहा है। देखो एक्चुअल पोजीशन क्या होगा, हमारे पास 2 मकान हैं, एक का हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और एक का नहीं करते हैं। क्या दोनों प्रॉपर्टी डिप्रिसिएट कर रहा होगा? बोले एकदम कर रहा होगा। लेकिन इनकम टैक्स में किस प्रॉपर्टी पर डिप्रिसिएशन घटाने का तुमको ऑप्शन मिलेगा? जिसका इस्तेमाल बिजनेस में करते हो। पूरे इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन सिर्फ वही व्यक्ति घटा सकता है जो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में एसेट का इस्तेमाल कर रहा है। मान लो हम सैलरीड पर्सन है, एक मकान बना है, तो क्या मकान डिप्रिसिएट नहीं कर रहा होगा? एकदम डिप्रिसिएट कर रहा होगा। तो क्या डिप्रिसिएशन घटाने मिलता है एक सैलरीड पर्सन को? नहीं। डिप्रिसिएशन सिर्फ एक ही आदमी घटा सकता है। कौन? जिसके पास एसेट हो और उस एसेट का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? वो क्या चीज़ में? किसी बिजनेस में। तो वापस आते हैं, इतना क्या फंडा पड़ रहे हैं हम 54 EC में सीधे ये क्यों नहीं कहते कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जिम्प्ट होगा? क्योंकि अगर ये लैंड और बिल्डिंग का ये बिल्डिंग बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है तो कैपिटल एसेट तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन वो नफ़ा या नुकसान शॉर्ट टर्म देगा। ठीक है, बहुत तो इतना समझ में भी नहीं आता है, सीधे पढ़ लेता है LTCG। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 54 EC में ट्रांसफ़र होने वाला एसेट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। और वो जब बिक रहा है तो किस रूप में बिक रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये डिसाइड करना कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, इस नियम में कोई बदलाव नहीं है भाई। देखो हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे, जो पहले बोले तभी बोल रहे हैं। कोई एसेट लॉन्ग टर्म है कि नहीं, इसके लिए वही वाला है। कौन वाला? 36, 24 और 12। 36, 24 और 12। 12 में 3, 36 पहुँच गए, 12 में 2, 24 पहुँच गए। ये 2 क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड शेयर्स यूनिट 0 कूपन बॉन्ड, यही ना है? ठीक। अब देखिए 54 EC कैसे एसएससी पर एप्लीकेबल है? तो सारे एसएससी पर। ट्रांसफर क्या हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग किस रूप में बिक रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है ना। क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है तो हमेशा लॉन्ग टर्म गेन देगा? बोला नहीं। अगर इस लैंड एंड बिल्डिंग को हम लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिख करके RHP लिख देते, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है, तब कहते देखो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म के रूप में बिक रहा है, नफ़ा या नुकसान लॉन्ग टर्म ही होएगा। ये लैंड एंड बिल्डिंग अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है भी, पीरियड ऑफ होल्डिंग के आधार पर बिकेगा, तो गेन या नुकसान कौन सा देगा? शॉर्ट टर्म। यानी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जब बिक रहा है, दिख रहा है कि वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन गेन वो दे रहा है शॉर्ट टर्म, मतलब उस एसेट का आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे होंगे? बिजनेस में। और उस पर क्या चार्ज कर रहे होंगे? डिप्रिसिएशन। जब PG पे भी पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा भी यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बस इस बात को मान लीजिए। 54 EC, अरे तुम लोग ना हमसे पढ़ रहे हो तो हम बता रहे हैं कि देखो वहाँ ये होता है। सोचो जब हम अपने पढ़ रहे थे तो क्या हुआ होगा? बोला है ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग। समझ में नहीं आया, सीधे लिख देता कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। वो तो बहुत बार जब पढ़े, PG में भी पढ़ लिए, कैपिटल गेन भी पढ़ लिए, तब समझ में आया कि हो कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। 54 EC किस पर एप्लीकेबल है? सारे SSC पर एप्लीकेबल। क्या बिक रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग किस रूप में? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में। तो बोला क्या सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही एग्जेम्प्ट है? बोला नहीं। यहाँ पर कौन सा गेन एग्जेम्प्ट है हम नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? 54 EC सारे SSC पर एप्लीकेबल है। बिकने वाला एसेट कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो बिक रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है। ठीक है, क्लियर। बोला कि गेन होगा, नफ़ा या नुकसान। 54 EC में हम इस नफ़ा से बचना चाहते हैं। बोला कुछ नहीं, ट्रांसफ़र डेट से विदिन 6 मंथ्स आप लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट खरीद लीजिए। वापस आते हैं 54 EC। 54 EC किस पर एप्लीकेबल है? बोले सारे SSC पे। ये सारे SSC बेच क्या रहे हैं? बोला लैंड एंड बिल्डिंग। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग बिक रहा है वो किस रूप में बिक रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में। नफ़ा होगा, ये नफ़ा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अब तो समझ में आ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है। इस लैंड एंड बिल्डिंग का हम इस्तेमाल बिजनेस में नहीं कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म के रूप में बिक रहा है तो लॉन्ग टर्म ही गेन देगा। लैंड एंड बिल्डिंग है, इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ? बिजनेस में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में। नफ़ा या नुकसान क्या होगा? मतलब नफ़ा या नुकसान जो होगा शॉर्ट टर्म ही। ये ऐसा फिक्स नियम है। डिप्रिसिएबल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के भी रूप में बिकेगा, शॉर्ट टर्म गेन होगा। फिर से आते हैं 54 EC किस पर एप्लीकेबल है? सारे SSC पे। 54 EC किस पर एप्लीकेबल है? सारे SSC पे। ट्रांसफ़र क्या कर रहा है? बोला लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग खाली? बोले नहीं, ये लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है। ठीक है, इस 54 EC में भी हमको कहीं इन्वेस्ट करना होगा? बोला हाँ। कहाँ? तो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। बोला ये क्या होता है, समझेंगे। टाइम लिमिट बताओ। टाइम लिमिट कितना दे दिया? 6 महीना ट्रांसफर डेट से। बोला कि यहाँ पर चूंकि हमारा टाइम पीरियड 6 महीना ही है, ड्यू डेट के पहले ही तक, इसलिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर पीरियड एंड के 6 महीना देखिए तो ड्यू डेट के पहले ही हो गया, तो आप तो यही कीजिएगा ही। बोला कि यहाँ पर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम का ऑप्शन नहीं है। बोला जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है तो कितना होगा? बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन मतलब जो पहले पढ़े थे। बोला ठीक है, अभी ज़रा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स क्या है बता दीजिए। बोला कुछ नहीं है जी, बॉन्ड है NHAI का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड का, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट बॉन्ड्स है जिसको ये लोग इशू कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बॉन्ड्स 5 साल के पहले रिडीम नहीं हो सकता, यानी आज अगर इशू हुआ है तो 5 साल के बाद ही रिडीम होगा। तो वापस चलते हैं 54 EC कौन से SSC पर एप्लीकेबल है? बोला सारे SSC पे। ट्रांसफ़र होने वाला एसेट क्या है? बोला लैंड एंड बिल्डिंग।
बोला सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की और भी कुछ देखना है? बोला हाँ देखना है। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो बोला कह रहे सीधे बोला ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोले नहीं ना बोल सकते हैं, ये लैंड एंड बिल्डिंग अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिकेगा भी, तब भी नफ़ा या नुकसान क्या होगा, शॉर्ट टर्म। इसीलिए क्या बोलते हैं कि भैया तुम लैंड एंड बिल्डिंग हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहे हो, ठीक। बोला ट्रांसफर डेट से कितना? बोला 6 महीना के अंदर लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दो। बोला कितना एग्जाम्पशन होगा, जो पहले पढ़े थे, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल विच इज लेस। बोला ये बॉन्ड्स इशूड है इनके द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस बॉन्ड में मैक्सिमम 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 50 लाख। बोला कि जिस साल हम एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये है मान लो 2022-23 और अगला साल है 2023-24। मान लो यहाँ पर हम ये एसेट को बेच दिए, इस बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? बोला कि 50 लाख ही मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस साल एसेट बेचे हैं और उसके अगला साल। यानी मैक्सिमम ये साल प्लस अगला साल मिला के हम कितना रुपए जमा कर सकते हैं? 50 लाख। पहले क्या होता था ना, पहले नियम आया है कि हर आप मैक्सिमम 50 लाख जमा कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पे भी 50 लाख जमा करता था और अगला साल में भी 50 जमा कर देता था और कहता था कि टोटल तो हम 1 करोड़ जमा कर दिए। तब फिर नियम बदला। 54 EC किस पर एप्लीकेबल है? बोला कि 54 EC सारे एसएससी पर एप्लीकेबल है। 54 EC सारे एसएससी पर एप्लीकेबल है, ठीक है भैया। एसेट क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? बोला लैंड एंड बिल्डिंग किस रूप में बिक रहा है? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में। बोला कहाँ इन्वेस्ट करना है? बोला बॉन्ड्स। कितना मैक्सिमम जमा कर सकते हो? 50 लाख उस साल जिस साल एसेट ट्रांसफ़र किए हैं और अगला साल, दोनों मिला के मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हो? 50। कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होगा? बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। एक बार आइए पहले रेटिंग लगाते हैं, फिर आगे वापस चलेंगे। कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स, 54 EC। एग्जेम्पशन अवेलेबल टू ऑल एसएससी, सारे लोग को। टाइप ऑफ गेन एग्जेम्प्टेड, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। सच एसेट कैन बी अ डेप्रिसिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स। अंडरलाइन कीजिए, कैपिटल गेन LTCA बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग। नोट कीजिए जरा। लिखिए 54 EC इज एप्लीकेबल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग transferred as LTCA. Land and building transferred as LTCA। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए इफ दिस बिल्डिंग इज नॉट यूज्ड इन द बिजनेस, if this building is not used in the business, then the capital gain would be long term capital gain as it is sold as a
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट LTCA, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इफ द बिल्डिंग इज यूज्ड, if the building is used in business, then when transferred would result in short term gain or loss, even though it is sold as LTCA। ध्यान दीजिएगा, एक लैंड एंड बिल्डिंग है, वो LTCA के रूप में बिक रहा है, तो नफ़ा या नुकसान लॉन्ग टर्म ही देगा। लेकिन अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग का इस्तेमाल अगर आप बिजनेस में कर रहे हैं, डिप्रिसिएबल एसेट है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिकने के बावजूद नफ़ा या नुकसान आपको शॉर्ट टर्म ही देगा। क्लियर है? ऐसा नियम है, तो आपको मानना पड़ेगा कि बिल्डिंग डिप्रिसिएबल एसेट है, बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, ये बिकेगा तो शॉर्ट टर्म ही गेन या नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता है। 54EC क्या गेन के आधार पर एग्जेम्पशन है कि एसेट के आधार पर एग्जेम्पशन है? बोला एसेट के आधार पर है। लैंड और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है, नफ़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, नफ़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तब भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन देंगे, यहाँ कहा कि भैया लैंड और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है। क्लियर है? चलिए वापस आइए नोट्स। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, द गेन शैल बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स। अंडरलाइन कीजिए, नीचे दिए पढ़ेंगे हम लोग कि स्पेसिफाइड एसेट क्या है। विद इन 6 मंथ्स, ट्रांसफ़र डेट से 6 महीना के अंदर आपको नफ़ा को इन्वेस्ट कर देना है लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स। देखिए, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स, बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, वो बॉन्ड जो कि कितना साल बाद रिडीमेबल है? 5 साल। किसके द्वारा इशूड है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, देखिए वापस आइए। 54EC में हो क्या रहा है? बोला हम कोई से भी SSC हैं, एक ज़मीन मकान बेच रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है, तो जो नफ़ा हो, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, उससे हम 54EC में बच सकते हैं अगर ट्रांसफ़र डेट से 6 महीना के अंदर हम लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दिए। बोला लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट है क्या? बोला बॉन्ड्स इशूड बाय NHAI, RECL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या गुण है इन लोगों का? बोला अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन 5 साल के पहले आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, रिडीम नहीं कर सकते हैं। बोला कि क्या है भैया आगे? बोला एक और नियम है कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप इन बॉन्ड्स में आप जमा कर सकते हैं वो 50 लाख। बोला 50 लाख हर साल था ना? बोला हाँ था, तो हर साल फिर चेंज किया कि जिस साल ऐसे ट्रांसफ़र किए हो उस साल प्लस अगला साल मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 50 लाख। आगे देखिए, द SSC कांट इन्वेस्ट मोर देन ₹50 lakhs इन सच बॉन्ड्स।
आफ्टर 1/4/2018 इन अ फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड एंड द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। ये 1/4/2018 भूल जाओ, हम लोग 2022-23 में हैं अभी। द एसएससी कांट इन्वेस्ट मोर देन 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। 54 ईसी में जिस एसेट को हम बेचे हैं उस साल और उसके आने वाले साल अगर हम इस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं 54 ईसी का बेनिफिट लेने के लिए, तो आप मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं? बोला 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। एडिशनल पॉइंट के पहले वापस चलते हैं, जो भी पढ़े हैं। 54 ईसी किस पर एप्लीकेबल है? बोले सारे एसएससी पे। एसेट कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है? बोला लैंड और बिल्डिंग जो कि लॉन्ग टर्म के रूप में बिक रहा है, यानी जिस लैंड और बिल्डिंग को हम यहाँ बेच रहे हैं वो हमारे पास जो आया और हमारे पास जो गया, इन दोनों के बीच में 24 महीना से ज़्यादा का टाइम पीरियड है। बोला अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है तो लॉन्ग टर्म गेन देगा। बोला नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिकने वाला बिल्डिंग हमेशा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म ही दे, ऐसा नहीं है। अगर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल बिजनेस में कर रहे हो ना, तो इवन दो पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 पार कर गया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म ही गेन देगा, ऐसा नियम है। ठीक है भैया। तो 54 ईसी में गेन कोई सा भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ट्रांसफर होने वाला एसेट बिक रहा होगा लॉन्ग टर्म के रूप में, और वो होगा क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। बोला ठीक। बोला कैची में इन्वेस्ट करना है और कितना टाइम है? बोला टाइम 6 महीना दिए तुमको, कैची में इन्वेस्ट करना है। तो बॉन्ड्स इशूड बाई ये 4 कंपनी। बोला कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस पर लिमिटेशन है। जिस साल 54 ईसी वाले एसेट को ट्रांसफ़र किए वो साल और उसके अगला साल में मैक्सिमम जो तुम पैसा जमा कर सकते हो दैट इज़ 50 लाख। दैट इज़ 50 लाख। क्लियर है? अब एडिशनल पॉइंट, क्योंकि कैपिटल गेन डिपॉजिट्स की मतलब जमा नहीं किए नहीं है, जमा करने का लिमिटेशन नहीं था, तो है नहीं कि कितना दिन में यूटिलाइज करना है, तो बच गया खाली पहला वाला पॉइंट। यहाँ का पहला पॉइंट पहले जो हम लोग 3 पढ़े हैं उसके पहला पॉइंट से डिफरेंट है। 54 में, बी में और डी में क्या पढ़े थे कि भैया 3 साल के अंदर इसको बेचना नहीं, अगर बेचोगे तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ कहता है कि भाई अगर इसको आपने जिस दिन खरीदा उससे 5 साल के अंदर बेच दिया या कन्वर्ट कर लिया इनटू मनी, वर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले तो बाकी 3 में लिमिटेशन था इतना 3 साल का, यहाँ पर लिमिटेशन है कितना साल का? 5 साल का। कि भाई अगर इनको आपने बेच दिया या कन्वर्ट कर लिया इनटू मनी 5 साल के अंदर, तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। वो क्या होगा? फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी जगह क्या होता था? जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो नए वाले एसेट के कॉस्ट ऑफ में से क्या हो जाता था? घट जाता था। ये नया है। बोले सर एक और नया है, बेच दिया तो समझ में आया, कन्वर्ट कर लिया इनटू मनी। बोला ये जो 4 कंपनी का बॉन्ड है ना, इसका मार्केट में बहुत वैल्यू है, इसको आप किसी बैंक को दे करके लोन ले सकते हैं। तो आपको 2 काम करने से मना कर दिया इस बॉन्ड में, ना तो इसको आप बेच सकते हैं 5 साल के अंदर, और ना ही इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मनी। ना तो आप इसको बेच सकते हैं, ना ही इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मनी। क्लियर है? बोला क्लियर है। अगर कर दिए तो क्या? बोला कर दिए तो क्या, जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। आइए एडिशनल पॉइंट, इफ द एसेट परचेज, क्या एसेट परचेज किए थे? बॉन्ड्स। is transferred or converted into money at any time within a period of 5 years, the amount earlier exempted shall be deemed to be the capital gain. Shall be deemed to be the capital gain. Converted into money means to take loan or advance on the security of such long term specified asset. चलते हैं जब 54 ईसी फिर से पढ़ते हैं। 54 ईसी में एसएससी कौन है? बोला सारे एसएससी। बोला एसेट क्या ट्रांसफर हो रहा है? पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोला ना, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बिजनेस में हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिकने के बावजूद वो नफ़ा या नुकसान शॉर्ट टर्म देगा। बोला ठीक है, समझ गया।
क्या चीज़ में इन्वेस्ट करना है? बोला बॉन्ड्स में। बोला किसके बॉन्ड्स में? बोला 4 कंपनी है, NHAI, RECL, उसके बाद इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। बोला ये बॉन्ड का खूबी क्या है? बोला 5 साल के लिए ये लॉक इन पीरियड है, जिस साल एसेट बेचे हो उस साल प्लस आने वाले साल में मिला के 50 लाख रुपया जमा कर सकते हो। बोला कितना तुमको एग्जम्पशन मिलेगा? बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। बोला ठीक है। एडिशनल पॉइंट क्या है? बोला एडिशनल पॉइंट ये है कि इसको बेचना मत या कन्वर्ट भी मत करना मनी में, मतलब लोन भी मत लेना इन पे। अगर ऐसा किए तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट था वो फिर से तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। चलो क्वेश्चन नंबर 31 को घर से आप लोग बना के लाइएगा। क्या है? आर एक्वायर्ड लैंड फ्रॉम जी लिमिटेड ऑन 15/12/2008 फॉर 8 लाख, विच वॉज सोल्ड ऑन 15/5/2022 फॉर रुपीज़ 20,50,000। 2008-9 में खरीदे और 22-23 में बेच दिए। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र कितना है? 20,000। ही इन्वेस्टेड रुपीज़ 3 लाख इन द बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन 16/10/2022। कितना तारीख को बेचा था? देखिए बेचारा 15/5 को बेचा, 6 महीना, 15/5 से 16/10, 6 महीना इनसाइड है। क्या करेंगे? 20,50,000 में से 20,000 घटा देंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र और 8 लाख का इंडेक्सेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 2008-9 से लेकर के 2022-23 तक। 22-23 का तो जानते हैं CII 331, 8-9 का CII लिख लीजिए। 8-9 का CII 137। ठीक है, बन जाएगा ना क्वेश्चन? बोला सर बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? स्टार्ट किया 54 से, फिर पढ़े हम लोगों ने 54B, फिर पढ़े 54D, क्वेश्चन सॉल्व किए। बीच में पढ़े 54H और फिर पढ़े 54EC और 54EC का एक क्वेश्चन डिस्कस किया। जो दोनों क्वेश्चन है उसको बना के लाइएगा, जो आज हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिकैप करते चलिए 54B, D, EC। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।